आपकी मेजबान अरूबा आसिम और आप देख रहे हैं रेड बॉक्स टीवी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वक्त हम मौजूद हैं रियल एस्टेट सेक्टर के एक नामवर शख्सियत आसिफ समसम साहब के साथ, जो कि चेयरमैन है समसम ग्रुप के, फॉर्मल चेयरमैन आबाद साउदर्न रीजन और मरकजी कन्वीनियर है FPCCI के ऑन रियल एस्टेट सेक्टर। इसके अलावा मैं मजीद मालूमात ऐड करूं तो वो ये कि एडवाइजर हैं हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर कराची चैम्बर के। तो आइए उनका आज इंटरव्यू करते हैं और उनसे हासिल करते हैं मजीद मालूमात रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आसिफ साहब, आपको शो शुरू करने से पहले मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज जो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी 3 महीने रह गए हैं खत्म होने में, तो आपको नहीं लगता कि इसमें मजीद एक्सटेंशन देनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मौजू पे हम काफ़ी बात करते थे। अप्रैल से जब ये सारी बातें शुरू हुई तो मुख्तलिफ हमारे जो फोरम्स हैं, कराची चैम्बर है, FPCCI और बाकी आबाद के फोरम हैं हमारे, और मीडिया में भी हम बात करते रहे कि जहाँ तक ये बात के पैकेज या जो आपने इस एमनेस्टी के हवाले से जो बात की कि 3 माह रह गए, तो मैं ये समझता हूँ कि हमने तो अप्रैल में ये कहा था कि जब इन्होंने पहली मरतबा ये बात इन्होंने शुरू की कि हम एमनेस्टी देने जा रहे हैं उन लोगों को जिनका पैसा डिक्लेयर्ड नहीं है और वो इस सेक्टर में आके अगर काम करना चाहें तो उनसे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा। तो मैं फिर इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये परसेप्शन सही होना चाहिए कि ये एमनेस्टी उन लोगों के लिए दी गई या ये कॉल उन लोगों को दी गई जिनके पास पैसा है और वो डिक्लेयर्ड नहीं है, और अगर वो इस सेक्टर में आके काम करें तो उनको जो है नहीं पूछा जाएगा कि इसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। और मैं ये समझता हूँ कि जो कोविड के हालात थे, जब ये पैकेज आया था तो इस वक्त दुनिया बहुत प्रेशर में थी, लोगों को पता नहीं था कि ये जो कोविड ने हिट करना शुरू किया है ये कहाँ तक जाएगा इसका सिलसिला। तो उस हालात में चूँकि इस सेक्टर में सबसे कम SOPs लगती हैं कोरोना की, तो एक प्राइम मिनिस्टर का इससे अच्छा फैसला मैं नहीं समझता कि कोई हो सकता है अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए, कि उन्होंने एक बड़ी हिम्मत करके ये बात मनवाई। जो इदारे हैं मॉनिटर करते हैं, जो भी IMF हो गया या और मॉनिटर जो करते हैं उनको, कि अगर इंडस्ट्री चलेगी तो ये सिस्टम चलेगा और ये सारी चीज़ें हम सर्वाइव कर जाएंगे। तो वो एक उन्होंने कॉल दी उन लोगों को कि वो इस सेक्टर में आए, और उसका फ़ायदा ये था कि आपको पता है कि लोकल रोज़गार जनरेट करने का जो ज़राअत के बाद सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो हमारा हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जिसमें स्किल और नॉन स्किल लेबर को जो है पैकेज को, लेकिन हमने साथ साथ अपने उन खदशात का इजहार किया। हमने मीडिया पे भी कहा और हमने कराची चैम्बर के प्लेटफॉर्म से उन्हें लिखा भी कि ये जो आपने जो एमनेस्टी अनाउंस की है और उसमें जो टाइमलाइन दी है, एक तो ये था उसमें, और दूसरी बात ये कि FTR एक था जो खालिसतन हमारे लिए था, यानी ये इसका उस इंडस्ट्री उन लोगों से ताल्लुक़ नहीं जो हाउसिंग स्कीम या नए पाकिस्तान में जिनके लिए ये इमरान खान ने ये कदम उठाया, ये उनके लिए नहीं था, ये था बिल्डर्स के लिए कि FTR जो है उसको भी उन्होंने फिक्स किया 6 माह का। उन्होंने कहा, जो मैं समझता हूँ कि उस वक्त शुरू में ही हमने ये इस बात की निशानदेही की थी कि ये FTR के लिए टाइमलाइन देना मुनासिब नहीं है, क्योंकि एक इंडस्ट्री जिसको आप स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, तो जब तक आप उसको पीस ऑफ माइंड नहीं देंगे, यानी आप उस पर एक तलवार लगाएंगे कि 6 माह तक तो आप ये FTR, क्योंकि FTR कोई एमनेस्टी नहीं है। FTR का मतलब है कि आपका और टैक्स कलेक्टर का, यानी टैक्स पेयर का और टैक्स कलेक्टर का जो है वो कॉन्टैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। और जो प्रोजेक्ट भी कोई अगर अपना अप्रूव कराता है तो उसको वेरी फर्स्ट डे पता है ऑन द डेट ऑफ अप्रूवल कि उसको कितना टैक्स देना है, और यही बात FBR को भी पता है कि इस प्रोजेक्ट से उन्हें एक बात। दूसरी बात ये कि जो एमनेस्टी आपने जिक्र किया कि 3 माह रह गए, तो हमने तो अप्रैल में कहा था कि 6 माह कम है सिंध के लिए, इसलिए कि सिंध में अप्रूवल ही नहीं होती, साल, सवा साल, 1.5 साल तो अप्रूवल्स में लगता है। तो कोई बंदा ये एमनेस्टी अवेल करने के काबिल ही नहीं है कि वो अगर चाहे भी आना इस सेक्टर में पैसे लगाना चाहे, और वो हमारी जो नीयत है, या जो मैं समझता हूँ जो प्राइम मिनिस्टर की जो सबसे बड़ी बात ये थी कि वो चाहते थे कि रोज़गार चले, काम चले, इंडस्ट्री चले, और लोकल इंडस्ट्री में वो समझते हैं कि पूरी दुनिया में ये बात मानी हुई है कि ये सबसे बड़ा सेक्टर होता है जो रोज़गार जनरेट करता है। तो उन्होंने जो कि इलेक्शन से पहले वादा किया था आबाद में आके
कि वो इस सेक्टर के लिए काम करेंगे और उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। और वो जो फ़ायदा, यानी जो फ़ायदा पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की इकनॉमी को या पाकिस्तान में रोज़गार चलाने की जो उनका विजन था वो सिंध में कामयाब नहीं होगा। ये हमने बहुत पहले निशानदेही कर दी थी और अब भी मैं कह रहा हूँ कि 3 माह में मुमकिन नहीं है कि ये जो है ना कोई नया प्रोजेक्ट आ जाए, कोई प्लॉट खरीदे, उसकी प्लानिंग करे और फिर इसको अप्रूवल करा ले। यहाँ तो ये इशू है कि अभी जो डिक्लेयर्ड कमर्शियल रोडों पे जो प्रोजेक्ट थे वो लॉक किए हुए हैं, वो अभी रुके हुए हैं। तो यहाँ तो सिंध की तो बात जब हम करते हैं तो स्पेशली सिंध में मैं कराची की इसलिए बात करता हूँ कि वर्टिकल तामीरात का जो हब है वो कराची है। तो कराची में वो प्रोजेक्ट जिनका किसी एमएनएससी से ताल्लुक नहीं है, किसी पैकेज से ताल्लुक नहीं है, वो नहीं चल पा रहे हैं, वो लॉक है, किसी भी वजह से लॉक है। तो हमने बारहा इसकी निशानदेही की कि देखें कराची हब है और कराची में एक माइंडसेट है कि हम वर्टिकल पे जाते हैं। जिन सूबों की आप बात करते हैं वहाँ हमको ये बनाना है, अभी वर्टिकल तामीरात पे लोगों को राजी करना। हर सूबे का अपना कल्चर है कि तमाम सूबों को यकसा मौके होने चाहिए इस सेक्टर में काम करने के, तमाम शहरों को यकसा मौके होने चाहिए। और अगर हम समझते हैं कि इस्लामाबाद में वो सारे मौके नहीं है या मुश्किलात है तो हम इंशाल्लाह इस पर जो भी उसकी हर्डल्स हैं उस पर हम इंशाल्लाह अभी कोई करीब में कोई सेमिनार अरेंज कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए एक पेज पे होना पड़ेगा। सर अभी हाल ही में जो है बिल्डिंग कंट्रोल ने 18 एनओसीज में से 3 एनओसीज रिड्यूस किए वर्टिकल बिल्डिंग के लिए, लेकिन हाउसिंग पर ये स्टिल वैलिड है। तो आपको क्या लगता है इसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा रियल एस्टेट सेक्टर पे? देखिए ये तो बड़ी हैरत की बात है कि हम कोशिश कर रहे हैं, मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि ये एनओसीज जो 18 के करीब एनओसीज हैं उसको कम किया जाए, उन एनओसीज को जो अननेसेसरी एनओसीज हैं उनको ख़त्म किया जाए। और उस पर अभी रिसेंटली 3 एनओसीज जो है बिल्डिंग कंट्रोल ने अप्रूवल के लिए जो वो मांगते हैं, जिसमें के इलेक्ट्रिक की एनओसी है, गैस की है और पानी की वाटर बोर्ड की एनओसी है, वो उन्होंने ख़त्म कर दी वर्टिकल पे। मगर हैरत की बात ये है कि प्लॉटिंग की जो स्कीम्स हैं उस पर उन्होंने ये इंटैक्ट रखी है। मुझे समझ ही नहीं आई कि ये कैसे मुमकिन है कि आपने प्लॉटिंग पे एनओसी, यानी मैं उस पे जो प्लॉटिंग की कोई स्कीम अगर आ रही है शहर में या पाकिस्तान जो सिंध में, तो उस पर अभी पानी की तो नीड नहीं है, मुझे अभी बिजली की नीड नहीं है, अभी मुझे गैस की नीड नहीं है। तो उसके लिए अप्रूवल रोक देना कि जब तक आप एनओसीज उसकी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो हम ये समझते हैं कि एनओसीज लेना अच्छी बात है कि इंश्योर करना कि ये जो स्कीम मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ इसमें ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इसको इंडिविजुअल एनओसी कलेक्ट करने के बजाय हम इज्तिमाई कोई ऐसे फैसले करें कि ये इलाके हैं, ये सेक्टर है, यहाँ पे ये अवेलेबल है। और ये पता होना चाहिए बिल्डिंग कंट्रोल को कि जिन इलाकों में आपको अप्रूवल मांगी जा रही है उसमें ऑलरेडी एनओसीज बिल्डिंग कंट्रोल को दी जा चुकी हैं, वाटर बोर्ड की, के इलेक्ट्रिक की और सुई गैस की। तो जब वो उन्होंने एनओसियाँ ऑलरेडी उस इलाकों में इशू की हुई हैं, तो मैं नहीं समझता कि इंडिविजुअली उसको कॉल करना, जब वर्टिकल पे हमने ख़त्म कर दी है तो प्लॉटिंग पे एनओसी का इंटेक होना। और बड़ी मज़े की बात मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ से लेटर इशू होता है बिल्डिंग कंट्रोल से कि जाएं ये एनओसी जो है वो लेके आए वाटर बोर्ड से, और वाटर बोर्ड ये कहता है करंटली, मैं आपको बता दूं कि जी हम एनओसी नहीं देंगे। तो हम कौन से विजन की बात कर रहे हैं? हम मजाक कर रहे हैं अपने साथ। हम जो है या तो कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं या जिनकी जिम्मेदारी है वो कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं इस बात को। सर अगर मैं कराची शहर की बात करूं तो 25 मिलियन की आबादी है शहर की, लेकिन यहाँ पे कोई कम कीमत रिहायशी मंसूबा नहीं आता। यहाँ की रियल एस्टेट मार्केट बहुत से इश्यूज से दो चार है। यहाँ की रियल एस्टेट मार्केट में हम बूस्ट नहीं देखते, ऐसा क्यों? देखें, रियल एस्टेट मार्केट में बूस्ट आप अगर नहीं देखते तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं है। कराची की इस वक्त बूस्टर जो लगा हुआ है कराची में, वो मैं समझता हूँ पूरे मुल्क में सबसे तगड़ा बूस्टर जो है वो कराची में लगा हुआ है इस सेक्टर के अंदर। और प्राइसेस जो है पिछले 6-8 महीने साल में 100% क्रॉस कर गई हैं। मैं उन एरियाज़ की बात करता हूँ जो आउटस्कर्ट्स की हम बात करते थे, जहाँ पहले काम करना भी मुश्किल था। आपको पता है कि 2014 से पहले ये 33 नॉर्दर्न बाईपास की हम बात करते हैं जो पॉकेट है मेमार के साथ, ये सारे वो इलाके थे सुपर हाईवे जहाँ लोगो एरियाज थे 2013 से पहले। तो वो विक्टिम थे और विक्टिम थे वो लॉ एंड ऑर्डर का, क्योंकि हम 10-12 साल से इस
इसको भी देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को आबाद के प्लेटफॉर्म से भी देख रहे हैं कुछ सालों से, और कराची चैम्बर के प्लेटफॉर्म से भी हम इस लॉ एंड ऑर्डर एंटी इंक्रोचमेंट सेल को, जो लॉ एंड ऑर्डर को वहाँ से भी हम हमारी जो टीम है वो देखती है, मैं खुद भी देखता रहा हूँ गुलशन टाउन में काफ़ी टाइम इसको। तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता है तो सबसे पहला विक्टिम रियल एस्टेट सेक्टर होता है, और जब लॉ एंड ऑर्डर आइडियल होता है तो सबसे पहला बेनिफिशियरी भी यही सेक्टर होता है। ये बात मैं समझता हूँ कि हमारे जो लोग हैं जो हमारे सेक्टर के, उनको बहुत अच्छी तरीके से ये बात पता है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि कराची में लो कास्ट, ये बड़ी अहम बात थी कि लो कास्ट नहीं आ रही, तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। अभी काफ़ी प्रोजेक्ट्स लो कास्ट के, जो प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है लो कास्ट हाउसिंग का, उसके तहत आने को जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको निशानदेही करूँगा उस खदशात की कि लो कास्ट के प्रोजेक्ट वहीं आने चाहिए जहाँ पर हुकूमत इंश्योर करे, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट हो, कि वहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटी पहले से मौजूद होनी चाहिए, या वो इंश्योर करें कि ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड वो उसको फराहम करेंगे उन इलाकों में। ये मुमकिन नहीं है कि हम दूर दराज कराची के आउटस्कर्ट्स में या सिंध के दूर दराज इलाकों में लो कास्ट हाउसिंग जो है वो अप्रूव करा लें, और उसके बाद वहाँ पर उसका एक्सेस ना हो, वहाँ पे पानी ना हो, वहाँ पे गैस ना हो, वहाँ पे बिजली ना हो, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट ना हो, या वहाँ पे सिविक फैसिलिटीज़ ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये हम जुल्म करेंगे उन गरीब लोगों के साथ जिनको हम कराची में या मुल्क की मैं पूरी बात कर लेता हूँ कि दूर दराज इलाकों में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ हम लो कास्ट हाउसिंग में उनको जो है हम अकोमोडेट करने जा रहे हैं। तो ये आगे और परेशानी का बाइस बनेगा उन गरीब लोगों के लिए, क्योंकि उस जगह से उनको अपने रोज़गार पे पहुंचना भी है, उस जगह से उनके बच्चों को स्कूल भी जाना है। तो ये सारी चीज़ें हुकूमत की जिम्मेदारी है, एक प्राइवेट डेवलपर उसको नहीं कर सकता। आपने लो कास्ट वहीं अलाउ करनी चाहिए जहाँ पे पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो, या फिर आप इंश्योर करेंगे कि ड्यूरिंग जो पीरियड आपने दिया है लो कास्ट का, उसमें वो सारी चीज़ें अवेल होंगी। वरना 2-3 साल के बाद, जैसे कि हमने अप्रैल में कहा था कि काफ़ी चीज़ें जो अप्रूवल्स में रुकावटें, हर्डल्स हैं सिंध में, तो यही बात 2-3 साल के बाद आप जब चलाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि हमने किस बात की निशानदेही की थी कि लो कास्ट के लिए सिर्फ ऐसा नहीं कि हम बस सस्ते घर दे दें, बल्कि उसके साथ इतराफ में सारी हमको फैसिलिटी भी देनी पड़ेगी, तब जाके वो कहीं आबाद होने के लायक होगा। सर, आने वाले वक्तों में आप रियल एस्टेट सेक्टर का क्या फ्यूचर देखते हैं? देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर का तो फ्यूचर मैं आपको यूं बता दूं कि जब मैं बच्चा था तो उस वक्त की प्राइसेस जब मैं आज देखता हूं, जब मैं सुनता हूं कि जी पहले हालात अच्छे थे अब हालात सही नहीं है, तो आप अगर 20 साल पहले, 25-30 साल पहले के या 40 साल पहले के आप प्राइसेस देखेंगे तो ये तो कभी रुकता ही नहीं है। ये तो एक कॉमन सी बात है दुनिया में, उसने तो रुकना नहीं है। मेरे कहने से या मैं आइडिया दे दूं कि रियल एस्टेट के क्या है, तो मैं आपको यही बता सकता हूं कि रियल एस्टेट सबसे टॉप पे रहेगा हमेशा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आने का और इंटरव्यू देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।